अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिजनेस न्यूज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे। इस हवाले से हमने कुछ न्यूज़ सिलेक्ट की हैं। हम उन न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और उस पर अपना एनालिसिस भी देंगे। फर्स्ट न्यूज़ है क्रूड ऑयल के हवाले से। ब्रेंट क्रूड डाउन बाय 36%, सॉरी 36 सेंट्स और 0.8% एट 42.78 अ बैरल। आज जो 20 जुलाई 2020 की डेट है और आज जो ब्रेंट के रेट आए हैं वो हैं $42.78 पर बैरल। ठीक है, और इसके अलावा WTI के जो करंट रेट हैं वो हैं $40.25 पर बैरल। ठीक है, तो इसको हम पहले डिस्कस कर लें। क्रूड ऑयल, जैसे कि हमने इससे पहले भी एक वीडियो शेयर की थी आपके साथ और हमने उसमें डिस्कस किया था कि अभी 2-4 महीने पहले जो WTI है, जो अमेरिकन बेंचमार्क है, उसके जो ऑयल के रेट थे वो माइनस में चले गए थे। और माइनस में जाने का मतलब ये था कि आप आइए हमसे ऑयल परचेज करें और उसके ऊपर हम जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हम पे करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि ऑयल के रेट जो बिल्कुल ही WTI के माइनस में चले गए थे, अब वो $40.25 तक आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ तो हमारे सामने नज़र आती है कि जो दुनिया के अंदर इस वक्त लॉकडाउन की कंडीशन थी, जो कि बहुत बेहतर हो चुका है। इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, अब थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। तो जब रिलीफ मिलना शुरू हुआ है तो दुनिया के अंदर कुछ इंडस्ट्रीज़ ने काम करना शुरू किया है, इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है दुनिया के अंदर। तो उसकी बेस पर ऑयल की डिमांड इंक्रीज हुई है। सप्लाई तो रोक नहीं सकते आप, सप्लाई तो थी, चल रही थी। ओपेक भी कर रहा था, ब्रांड भी होकर ब्रांड की तरफ से भी थी। ठीक है, और ये WTI, तो सप्लाई तो थी मगर डिमांड नहीं थी। ये जो कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन के अंदर एक दुनिया पूरी लिपेट में आ गई थी लॉकडाउन के, तो सप्लाई बिल्कुल रुक गई थी। अब ये हो रहा है कि जब दुनिया के अंदर थोड़ा सा नॉर्मल होते जा रहे मामला, तो डिमांड थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। तो एक तो रेट बढ़ने की रीज़न ये है कि अभी जो करंट रेट हैं वो ब्रांड के 42 और WTI के 40 हो गए। ठीक है, सेकंड जो पॉलिटिकल एक कह सकते हैं एक इशू होता है जो क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से भी ऑयल के रेट बढ़ते हैं। ठीक है, और वो होता है कोई ऐसी सूरत हाल पैदा कर देना जिससे दुनिया के अंदर एक जंगी हालात पैदा हो जाएं। ख़ास तौर पे हमने देखा कि अभी चंद दिनों पहले जो है अमेरिका और चीन के मामलात जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, उनमें यानी कशीदगी आ गई थी। तो उस बेस पर अगर हम बात करें तो ऑयल के रेट जो है इंक्रीज़ होने की एक रीज़न ये भी होती है, जब दुनिया को ये नज़र आ रहा होता है कि भाई इन दो जो पावर्स हैं इनके दरमियान में जंग हो सकती है। तो होता क्या है, एक तो ये कि जंग के अंदर जितने भी मशीनरी इक्विपमेंट हैं उनको भी ऑयल की नीड होती है, और सेकंड ये कि जंग के बाद ऑयल की क्या डिमांड होगी, ऑयल कहाँ होगा, तो उसकी बेस पर भी ऑयल परचेज किया जाता है। ठीक है, कि जंग के बाद के हालात क्या होंगे, और इंडस्ट्री पूरी दुनिया की ऑयल पे ही चल रही है। तो एक तो ये कि जब जंगी सूरत हाल पैदा की जाती है, जानबूझकर पैदा की जाती है, खुद ये चीज़ें क्रिएट की जाती हैं ताकि ऑयल के प्राइसेस को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह की पोजीशन क्रिएट होती है और उसके बाद इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हम बताने का मकसद ये है कि इन चीज़ों का भी इम्पैक्ट होता है इसके ऊपर, ऑयल के ऊपर। ये सब चीज़ें खुद क्रिएट की जाती हैं, इसलिए कि अमेरिका, अगर हम बात करें, ऑयल की बड़ी इनकम अर्न होती है वहाँ पे, और उसके बाद जब ऑयल के रेट माइनस में चले जाएंगे तो उसकी बात, उसकी इनकम का क्या होगा, यानी वो इनकम कहाँ पहुँच गई थी। ठीक है, 50% क्या 10% से भी नीचे आ गई थी दुनिया की अगर हम बात करें, और अमेरिका के बेंचमार्क की बात करें वो तो माइनस में चली गई थी। ठीक है, फिर एक और पॉइंट हमारे सामने आता है कि अमेरिका ने जो भी ऑयल प्रोड्यूसर क्या कहते हैं कंट्रीज थी, जिसमें सऊदी अरब भी था, ठीक है, रशिया से भी डिस्कस किए थे मामलात कि आप ऑयल की जो सप्लाई है उसको कट करें। सप्लाई को कट करने का मतलब ये था सप्लाई सप्लाई मार्केट से कम करें
ताकि जो डिमांड बिल्कुल डिक्रीज हो गई है उसको इक्वल किया जा सके, ठीक है, या डिमांड को बढ़ाया जा सके। तो हम ये भी नज़र आया कि बाद में अमेरिका ने जो इन ममालिक के ऊपर जोर दिया और बिलाखिर ऑयल की सप्लाई को कट करवाया, ठीक है, रूस के अलावा। तो ऑयल के रेट फिलहाल अभी जो करंट हैं वो ब्रांड के तो 42 और WTI के 40 हो गए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमें सामने नज़र आती हैं ऑयल के हवाले से। नेक्स्ट पाकिस्तानी रुपीस की बात करते हैं। अभी जो डॉलर का रेट इस वक्त करंट है वो इंटर बैंक के अंदर है 166.80, ठीक है, और जो ओपन मार्केट में है वो 167.80। इंटर बैंक का मतलब ये होता है कि बैंक टू बैंक जो आपस में ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये वो रेट होता है, ठीक है, ये कम होता है रेट 166.80, ये कम रेट है, ठीक है। और जो ओपन मार्केट में डॉलर सेल होता है उसका रेट ज़्यादा होता है। तो अभी जो डॉलर का रेट है वो 167.80 है। अच्छा, इसके अंदर भी हमारे पास कुछ चीज़ें सामने आती हैं कि डॉलर का जो रेट है उसके हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है डेप्रिसिएशन, और एक करेंसी की डेप्रिसिएशन होती है, और एक होती है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। करेंसी की डेप्रिसिएशन कब होती है? जब करेंसी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस कर रही होती है और करेंसी को फ्री आप छोड़ देते हैं, उसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के ऊपर बेस कर रही होती है करेंसी, और उसको आप छोड़ देते हैं। करेंसी को जो डिमांड सप्लाई जो है खुद वो डिसाइड करती है कि डॉलर का रेट क्या होना चाहिए। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो डॉलर का रेट इंक्रीज हो जाएगा, डिमांड कम होगी तो फिर डॉलर का रेट कम हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये होता है। सेकंड होता है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डीवैल्यू का मतलब होता है खुद डीवैल्यू की जाती है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास तौर पे मॉनेटरी जो अथॉरिटी है, जैसे स्टेट बैंक की बात करें, वो डॉलर के रेट खुद कम कर देते हैं। डॉलर के रेट कम करने के जो कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन, और ये इसलिए किया जाता है ताकि आपकी जो एक्सपोर्ट है उसको चीप किया जा सके, उसको सस्ता किया जा सके, और एक्सपोर्ट की जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। जब आपकी एक्सपोर्ट के रेट यानी एक्सपोर्ट सस्ती हो जाएगी तो दुनिया आपसे वो चीज़ परचेज करेगी, आपकी प्रोडक्ट परचेज करेगी, इसलिए कि उसको कम रेट पर मिलेगी, ठीक है। जहाँ वो $1 देके 1 यूनिट परचेज कर रही थी दुनिया, अब वो $1 देके 2 यूनिट परचेज करेगी, तो उसके लिए तो वो चीप हो गई है, ठीक है। तो आपसे वो चीज़ परचेज करेगी तो आपकी एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगी। आपकी एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगी तो आपके पास फॉरेन रिजर्व मुल्क में ज़्यादा आएगा। एक तरफ आपका रिजर्व इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और दूसरी तरफ आपकी एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होगी तो मुल्क में रिजर्व आएगा, सही बात है, ठीक है। तो दो तरह की अप्रोचेज कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होती है डेप्रिसिएशन और एक होती है डीवैल्यूएशन, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो भी कॉन्सेप्ट है डीवैल्यूएशन का भी अभी गवर्नमेंट ने डीवैल्यू किया था, ये WTI की गवर्नमेंट आई थी इस गवर्नमेंट ने डॉलर के रेट को डीवैल्यू किया है ताकि मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट जो है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। यही हमने देखा कि लॉकडाउन से पहले मुल्क में कुछ मैक्रो लेवल पे हमें कुछ कंडीशन बेहतर नज़र आ रही थी। इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी इम्प्रूव हुई थी। उसका एक रीज़न ये था कि जो हमारी करेंसी उसको डीवैल्यू किया गया था, ठीक है, और एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो गई थी, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो गया था आपका। सेकंड ये था कि आपका जो सेंट्रल बैंक था उसने जो डिस्काउंट रेट था उसको इंक्रीज कर दिया था, 13.25 था आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट था, ठीक है। तो उसकी बेस पर आपके मुल्क में हॉट मनी बहुत आई थी, ठीक है, तो मुल्क के अंदर रिजर्व भी इंक्रीज हो गया था। तो माइक्रो लेवल पे कुछ कंडीशन थोड़ी इंप्रूव हुई थी लॉकडाउन से पहले, मगर उसके पीछे वो कुछ चीज़ें इतनी परमानेंट नहीं थी। डीवैल्यूएशन कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, और जो आपने डिस्काउंट रेट को 13.25 था वो भी कोई परमानेंट नहीं था, होना भी नहीं चाहिए था, बहुत ज़्यादा था। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में नहीं था वो, हमारे पास बहुत ज़्यादा रेट थे जिसकी बेस पर दुनिया की इन्वेस्टमेंट हमारे पास आई थी, ठीक है, हॉट मनी जो कहलाती है। फिलहाल जो भी है अभी डॉलर का रेट 167 है, जो कि बहुत ऊपर चला गया, डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा है इस वक्त। वर्ल्ड फेसिंग बैंक्रप्सी टाइम बॉम्ब। एक स्टडी है कि उसमें बताया गया है कि वर्ल्ड की जो इस वक्त पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो फेस करिए बैंक्रप्सी इस वक्त फेस कर रही है, वो टाइम बॉम्ब की तरह चलता है, उसकी सुई जो है वो चलती जा रही है, ठीक है। तो कोविड-19 इज क्रिएटिंग एन इंसॉल्वेंसी टाइम बॉम्ब। कोविड-19 ने इंसॉल्वेंसी टाइम बॉम्ब लगाया हुआ है। टाइम बॉम्ब है यानी जो चलते जा रहा है, उसकी सुई बढ़ती चलती जा रही है, ठीक है। अगर ये
लॉकडाउन या कोविड-19 जो ये मामला थे, अगर ये जल्द से जल्द ख़त्म नहीं हुए तो इसका इम्पैक्ट आगे बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट आएगा वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को तो पता ही है आपको, इस वक्त माइनस में चली गई। ठीक है, द फर्म विच प्रोवाइड्स इंश्योरेंस फॉर ट्रेड डील्स सेड this would be a record for its global insolvency index, and that about half of the countries worldwide would be setting new high since the 2009 financial crisis. ये जो इंसॉल्वेंसी क्या कहते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो ट्रेड डील्स का इंश्योर करती हैं, ठीक है, उनके मुताबिक इस वक्त जो है इंसॉल्वेंसी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस वक्त दुनिया की आधी दुनिया यानी दुनिया की आधी पॉपुलेशन यानी आधी दुनिया इस वक्त जो है वो बहुत ख़तरनाक क्राइसिस फेस कर रही है, जो कि 2019 के क्राइसिस से भी ज़्यादा है। उनके सामने, इसके सामने, कोविड-19 के सामने 2019 के क्राइसिस भी कुछ नहीं थे। ठीक है, तो ये जो कोविड-19 है इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है पूरी दुनिया की इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो पहले तो एक ये चीज़ क्लियर कर लें, जो इंसॉल्वेंसी है इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कोई भी फर्म या इंडिविजुअल इस पोजीशन में नहीं है कि अपने डेट्स को रीपे कर सके। कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंडिविजुअल, ठीक है, वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपने डेट्स को रीपे करें, अपने कर्जों को अदा कर सकें। इंसॉल्वेंसी ये कहलाती है, दिवालियापन जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है तो फिर वो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि बैंकरप्सी हो गई है इसकी। वो एक पूरे प्रोसीजर का नाम है बैंकरप्सी। ठीक है, the biggest increase among the world economic powerhouse will be in the United States, with a 57% jump in insolvencies in 2021 compared to 2019 before the coronavirus struck. अच्छा, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी पीछे नहीं रहा है उससे। 57% कहा जा रहा है कि इंसॉल्वेंसी बढ़ गई है उसके, यानी परसेंट जंप हुई है इंसॉल्वेंसी इन 2021 कंपेयर टू 2019 के मुकाबले में 2021 जो कमिंग नेक्स्ट ईयर है उसमें अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो फेस करेगी 57% इंसॉल्वेंसी। ठीक है, bankruptcies are expected to increase by 45% in Brazil, 43% in Britain, 41% in Spain and 20% in China। यानी चाइना भी महफूज नहीं है। यानी अगर हम लॉकडाउन की पोजीशन को देखें तो चाइना भी सेफ नहीं रहा इससे। जब वो 20% फेस कर रहा है इंसॉल्वेंसीज को, तो फिर पाकिस्तान पे उसका इम्पैक्ट कितना आया होगा। ठीक है, तो पाकिस्तान वैसे ही अंडर डेवलप कंट्री में आता है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर आता है। तो इस कोविड-19 के बाद जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी है। तो उस पर जो इम्पैक्ट आया है कोविड-19 का वो बहुत अच्छा नहीं आया है। ठीक है, तो अभी जैसे जैसे थोड़े से हालात बेहतर होंगे तो हमें वो चीज़ें सामने आना शुरू होंगी कि असल में हुआ क्या। ठीक है, तो ये फिलहाल वर्ल्ड, ये सब पूरी दुनिया जो है ना वो फेस कर रही है बैंकरप्सी। टाइम बम लगा हुआ है, वो उसकी सुई बढ़ती जा रही है और जो कंडीशन है बहुत क्रिटिकल होती जा रही है। इंक्रीज इन पावर टैरिफ फॉर के इलेक्ट्रिक, increase of 2.39 per unit in the power tariff for K Electric determined by the regulator and approved by the Economic Coordination Committee। इसको गवर्नमेंट ने 2.39 पर यूनिट जो है वो इंक्रीज कर दिया टैरिफ के इलेक्ट्रिक के ऊपर। ठीक है, और उसको अप्रूव कर दिया, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी इसको अप्रूव कर दिया। ECC had twice concluded that the K Electric power tariff was significantly lower than that of the other distribution companies। दूसरी कंपनी के मुकाबले में इसमें टैरिफ कम था, इसलिए इसको बढ़ा दिया गया। The determination was originally made by the National Electric Power Regulator Authority, नेपरा ने असल में ये डिटर्मिनेशन की है इसकी दिसंबर 2019 में।
कि इसका जो रेट होना चाहिए था 4.88 पर यूनिट इंक्रीज करना चाहिए था, जिससे हमें 106 बिलियन 106 अरब रुपए की इनकम मिलेगी। ठीक है, 106 बिलियन रुपीस की आपको जो है इनकम मिल जाएगी अगर आप 4.88 पर यूनिट बढ़ाते हैं, टैरिफ टैक्स बढ़ा दें कि इलेक्ट्रिक के ऊपर पर यूनिट पे। ठीक है, इन द टैरिफ फॉर द ईयर 11 क्वार्टर एडजस्टमेंट for the period ending March 2019. The delayed determination was caused by K Electric stay order. बाद में K Electric ने stay order लिया था, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। ECC allowed an increase of 2.39 per unit to match the uniform national tariff in the first phase, and that too with a 2-month gap owing to COVID-19. अब COVID-19 की वजह से जो है क्या किया इन्होंने, 2.39 जो है रुपीस वो इंक्रीज किए, बाकी वो 2 मंथ के गैप के बाद वो उसको उस पर काम करेंगे। तो ये जो टैरिफ लगाया है इसकी बेस पर जो यूनिट है पर यूनिट रेट वो इंक्रीज होगा। ठीक है, और मजीद हुए भी अभी। उसके बाद क्या हाल होगा, अभी के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान में क्या हाल कर रही है, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे कराची की बात करें, कराची के ऊपर ही इनकी हुक्मरानी है कि इलेक्ट्रिक की। तो कराची के शहरियों से भी पूछे कि उन पे क्या जुल्म सितम हो रहा है इस वक्त के इलेक्ट्रिक की तरफ से। आप बिल पूरे ले रहे हैं हमसे, ठीक है, जो बिल भी आपने बना के दे दिया आपको पे करना है बस, यानी हमें पे करना है वो। अगर किसी के 80 गज के मकान में जो कि बिल 1500 2000 तक आना चाहिए, से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, अगर उसके 20-20 हज़ार रुपये का बिल देते हैं और वो जाता है कि सर ये क्या बिल दे दिया आपने, तो कहा जाता है आप तो ये जमा करना पड़ेगा, बन गया। ठीक है, अब अभी जमा करें, बाद में देखेंगे, अब बाद में कोई भी नहीं देखता। तो एक 80 गज के मकान में अभी COVID-19 के अभी चल रहा है ना ये लॉकडाउन का पोजीशन, अभी भी घरों के अंदर 8-8 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। वो घर जहाँ पर बिल 1,500 से 2,000 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, जिनके AC नहीं लगा हुआ, ओवन नहीं है उनके पास। ठीक है, और 7 से 7.5 घंटे की आप लोड शेडिंग कर रहे हो उस एरिया में जो शेड्यूल किए, इसके अलावा जो जाती है 2-2.5 घंटे वो अलग है, यानी 10 घंटे की लोड शेडिंग पे आप 8,000 रुपये बिल दे रहे हो एक दिन में, 10 घंटे की लोड शेडिंग में। तो क्या जुल्म है ये। उसके बाद अच्छा, गवर्नमेंट ने ये टैरिफ क्यों लगाया, इसलिए लगाया है कि ये IMF की पॉलिसी है कि उसको गवर्नमेंट जो है अपने टैरिफ को मुख्तलिफ जगहों पर टैरिफ को इम्पोज करके और अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज करे, ताकि बजट डेफिसिट को कम से कम किया जा सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट तो IMF को फॉलो कर रही है, मगर उसके नतीजे में आवाम के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट आ रहा है ये भी तो देखना चाहिए ना। खास तौर पे के इलेक्ट्रिक जिसकी कराची के अंदर मोनोपोली है, ठीक है, और ये अपनी मनमानी जो है पेमेंट लेता है लोगों से, इसको कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, एक रीज़न ये भी है कि इसके ऊपर इन्फ्लुएंस तो है, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कोई ना कोई पार्ट तो है इसके अंदर। ठीक है, अब वो कोई भी हो, वरना मुमकिन नहीं है कि आप रियासत के कानून को कैसे आप वो करोगे, चैलेंज कर रहे होते हो। ठीक है, और कोई बोलने वाला, असल में ये है कि बेचारे अगर कुछ लोग बोलते भी तो उनको दबा दिया जाता है, उनके आवाज़ को दबा दिया जाता है। ठीक है, अगर कोशिश करते हैं तो। अच्छा, दूसरा ये कि गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं, खड़े होते हैं, और वो पार्लियामेंट के अंदर जो सूबाई आपकी आपकी क्या कहते हैं यहाँ पे असम्बली है, उसके अंदर आवाज़ उठाई जाए, सिंध के अंदर आ रहे हैं ना, तो आवाज़ उठाएं, उसके खिलाफ आप बोलें। मगर मेरे ख्याल से ना बोलने की एक रीज़न ये भी है कि इन्वॉल्वमेंट तो है, किसी भी लेवल पे है, वरना कैसे हो सकता है कि रियासत के अंदर काम कर रही है एक कंपनी और वो जो है रियासत की बात ही नहीं माने। ठीक है, इसका मतलब है कि रियासत का कुछ इसके अंदर अपना शेयर भी है, और ख़ास तौर पर जो जुल्म बर्बरियत कराची में की हुई है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कोई आए और देखे तो उसका अंदाज़ा होगा, यानी कराची जैसे जहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है वहाँ पे आप 10-10 घंटे की एक एरिया में लोड शेडिंग कर रहे हो, बहुत होते हैं क्या, और फिर उसके बाद बिल आप अपनी मनमानी से ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो है टैरिफ फिर गवर्नमेंट ने और लगा दिया, रेट फिर और बढ़ेंगे, और उसके बाद कोई रोकने वाला नहीं है, जो बिल आ गया आपको पे कर।
तो ये एक पूरा के इलेक्ट्रिक आपके सामने मैंने रिव्यू दिया। ठीक है, तो ये कुछ न्यूज़ थी जो हमने सेलेक्ट की थी और आपके सामने जो है उसको हमने डिस्कस किया और उस पर अपना जो एनालिसिस था जो हमें समझ में आया। ठीक है, वो हर कोई उस पर इख्तलाफ तो कर सकता है ना। तो मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। आपका भी कोई ओपिनियन होगा, ठीक है, भी कोई आपका मौक़िफ़ होगा इस हवाले से, वो भी आपके पास अपना है, सही बातें होगा तो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, बाकी इंशाल्लाह इस हवाले से कोई न्यूज़ आएगी तो फिर दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।